हेलो एवरीवन, जय शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डराने के लिए भूत प्रेतों की बहुत ही डरावनी और खतरनाक कहानियां लेकर आया हूं। जैसा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको वेयरवॉल्फ, स्किनवॉकर, वेंडिगो, सर्च एंड रेस्क्यू स्टोरीज और भी कई अलग अलग टाइप्स की हॉरर स्टोरीज सुनने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसीलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसीलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय पे एंड यूज का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम है। इसी समय वहां की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो मजाक कर रहा है? बाहर निकल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहां सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा भी नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री के हंसने की आवाज भी आ रही थी। मुझे काफी डर लगने लगा था। मैं जल्दी ही अपना काम निपटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहां से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाजा बंद था और उस पर काफी सारे जीव जंतु चिपके थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहां पे काफी अंधेरा था और काफी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहां से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लगा कि आज जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग करके आया हूं। लोग मुझे यहां तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी कर के आया है। तभी वहां पास में खड़ा एक आदमी ने मेरे पास आकर पूछा कि
भाई तुम वहां अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा हुआ खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से बच निकला। तो दोस्तों, दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे उनका पूरा जीवन बदल ही गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाए। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में रिया सो गई। अचानक रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। और अचानक रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए रुक गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने के लिए प्लान बनाए। करीब आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला कि नीचे देखो, वहां कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी नीचे देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और बोले कि तू पागल है क्या? क्या इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वो सब पहाड़ पर ही रुकने का फैसला किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। रिया ने उस आवाज की तरफ अपनी नजरें घुमाई तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात की, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। रिया चिल्लाकर बोली कि आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आए तो उन्होंने नीचे देखा तो सभी को लगा कि कोई 3 आदमी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर गए और तुरंत अपना अपना सामान समेटने लगे और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप गए। थोड़ी ही देर में वो तीनों ऊपर आ गए। रिया ने देखा कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ गए और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर दिए। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता आखिर वो औरत वहां पर कैसे पहुंची। रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक
उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की तरफ दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें बताई तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी तक जिंदा हैं। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत कोशिश किया, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई अता पता नहीं चल पाया। तो आइए दोस्तों अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में ये सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6 से 7 बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावनी लगती थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होंगी। इसीलिए महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नजर उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर से कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहुत बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ साथ बैठे ही आवाज लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसीलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर काका खड़े हो गए। इसीलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले कि कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूं? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले कि यहां से चली जाओ, वरना ये लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते हुए महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज लगाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहां पर तो मेरा बचपन गुजरा है, ये मेरा ही घर है, मैं यहां सालों से रह रही हूं। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है मैं उसे जानता हूं, उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूं तो आखिर ये इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक अरे अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी
वो डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वो सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वो ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब तो वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी, इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूं। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूं, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूं। मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सही में कुछ तो शक्तियां उसमें थी। क्या वो जादूगर था जो इस दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काले जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और भी न जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक ऐसा देश है जहां पे आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग आपको उसके शिकंजे में ले ही जाते हैं। यहाँ पे किसी न किसी को कभी न कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ ही जाती है किसी न किसी की। और इस बार शिकार बने हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले बृजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियां घूम रही हैं। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीले के पास लेके गए जहां पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो हुआ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीले के सरदार का नाम पार्वती था। वहां पे उनके साथियों ने ऐसे काले जादू के जाल बिछाई थी जहां से बृजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उससे बाहर नहीं आ पाए। बृजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेके कबीले में पहुंचे ही थे कि वहां पे हाजिर सभी ने बृजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना यह था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु ये संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि वो बृजलाल को मार दे। वो लोग बृजलाल को घेर लिए और उसके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार थी। उनमें से एक आदमी सामने आया और बृजलाल के हाथ काट दिए। बृजलाल बहुत चीखा, बहुत ही ज्यादा आवाज किया। वो बार बार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने और हंसने में दब गई। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियां उसके हाथ में हैं। इसीलिए कुछ भी सोचे समझे बिना उन्होंने बृजलाल के हाथ काट दिए। उसके बाद बृजलाल कभी भी किसी के ऊपर हावी ना हो, उसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाएं। इसीलिए उन दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। उन दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ भी कहोगे तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख
सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से उन लोगों ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल उन लोगों को पूरी जमात और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने धरपकड़ कर ली और सुनने में आया कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज कोई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ठीक पिछले वीडियो में भी जो मेरी लास्ट स्टोरी थी वो अंधविश्वास को लेकर थी। अगर बात की जाए भूत प्रेतों की, तो भूत प्रेतों द्वारा अंजाम दी गई कई सारी सच्ची आप बीती हम लोगों ने पहले भी सुनी है और आज भी सुनते आ रहे हैं। मगर जितना हमें इन नकारात्मक शक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, उससे भी कहीं ज्यादा, शायद उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है हमें इंसानों से सावधान रहने की। खैर दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जय शुक्ला इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत से सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।